हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आप अच्छे होंगे। आई होप आपका चार्ट रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। चार्ट रिवीजन का आज का लेक्चर नंबर 22 में हम बात करेंगे इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। ओके, शेयर बेस्ड पेमेंट्स का जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है और ये चैप्टर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर को कभी मत छोड़ के जाना एग्जाम में। आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी भी लगेगा और आपको फ्री के मार्क्स दिलवाएगा। चलिए देखते हैं चार्ट रिवीजन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, पूरा रिवीजन कैसे हो पाता है चार्ट के थ्रू। ठीक है गाइज, आई होप आपके चार्ट रिवीजन लेक्चर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अभी तक अगर आपने सारे के सारे चार्ट रिवीजन्स देख लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि FR इतना टफ नहीं है जितना आप सोचा करते थे, अगर आपको टफ लगता था तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। सबसे पहला, शेयर बेस्ड पेमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? इंड AS 2 ने बोला है कि शेयर बेस्ड पेमेंट को हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। पहला, इक्विटी सेटल्ड। इक्विटी सेटल्ड मतलब जहां कंपनी ये ऑफर करती है कि हम जब आपको पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे, हम आपको अपने इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ये हुआ पहला टाइप का शेयर बेस्ड पेमेंट, मतलब इक्विटी सेटल्ड। मतलब जब सेटलमेंट करूंगा मैं आपको जब दूंगा एक्चुअली तो मैं आपको अपने इक्विटी शेयर दूंगा। दूसरा, ये हो गया पहला इक्विटी। दूसरा, कैश सेटल्ड। कैश सेटल मतलब है तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट, मतलब पेमेंट कहीं ना कहीं शेयर के बेसिस पर किया जाएगा बट शेयर नहीं किया जाएगा, कैश दिया जाएगा। मतलब जो सेटलमेंट होगा सॉरी मतलब जो सेटलमेंट होगा वो कैश के फॉर्म में होगा। हालांकि जो बेसिस, मेजरमेंट बेसिस होगा इस पेमेंट को करने का, वो शेयर्स होगा। और तीसरा, जहां पर कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है कि ये आपकी मर्जी है, आप चाहिए तो हमसे शेयर ले लीजिए या फिर आपको चाहिए तो कैश ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है। या हो सकता है कंपनी अपने पास ये ऑप्शन रख रही है कि हम या तो कैश में सेटल करेंगे या तो इक्विटी में सेटल करेंगे। तो शेयर बेस्ड पेमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। इक्विटी सेटल्ड, इक्विटी सेटल्ड को आप इसको वैसा मान सकते हो, दिस इज बेसिकली द इक्विटी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंड AS 109 में हमने पढ़ा है ना, एक होता है इक्विटी, एक होता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है। और ये जो होता है, क्योंकि ये इसमें दोनों चीजें हैं, इक्विटी ऑप्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव, मतलब ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी का भी पोर्शन है और इसमें इक्विटी का भी पोर्शन है। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। तो शेयर बेस्ड पेमेंट 3 टाइप के होते हैं। अब अगर शेयर बेस्ड पेमेंट 3 टाइप के होते हैं तो अकाउंटिंग भी तो 3 टाइप की होगी ना, अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना इसमें। इक्विटी सेटल्ड के केस में हम SBP रिजर्व अकाउंट ओपन करते हैं। इसका बेसिकली क्रेडिट बैलेंस चलता है, डेबिट बैलेंस तो एक्सपेंस होगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में हम SBP लायबिलिटी के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस चलता है। डेबिट बैलेंस तो एक्सपेंस होगा, क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई चीज आ रही होगी, या तो हमने कोई एक्सपेंडिचर किया होगा या तो हमने कोई एसेट खरीदी होगी, उसके बदले में हम पेमेंट कर रहे हैं। तो डेबिट में या तो कोई एक्सपेंडिचर होगा या तो कोई एसेट होगा। और जो ये वाला केस है ऑल्टरनेटिव वाला, यहां पर लायबिलिटी और इक्विटी दोनों बनाने पड़ते हैं। कैसे बनाने पड़ते हैं हम आगे इसी चार्ट में समझेंगे। चलिए, कितने बच्चे चार्ट रिवीजन के लाइव सेशन को मिस कर रहे हैं? अगर आप उनमें से हैं, अगर आप चार्ट रिवीजन के लाइव सेशन को मिस कर रहे हैं तो जरूर कमेंट में अभी के अभी लिख देना कि यस सर वी आर मिसिंग लाइव लेक्चर्स। और कितने बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर रिकॉर्डेड लेक्चर ही अच्छा है? ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे 2 सेशंस बचे हुए हैं, एक है इंड AS 115
और उसके बाद है इंड AS 116। सो मेरा मानना है कि 115 और 116 अगर हुआ तो मैं वापस से लाइव लूंगा, अगर मुझे लगा और बच्चों ने भी मुझे बोला तो, क्योंकि मैं तो एक्चुअली लाइव सेशन मिस कर रहा हूं। बट क्या करूं, जहां मैंने अपना स्टूडियो सेट किया है अपने घर पे, वहां पर इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी कच्ची पक्की है, ठीक है। और मेरे यहाँ पर घर पे लाइट की थोड़ी समस्या यहाँ पर भी है। लाइट थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, अचानक पता ही नहीं पड़ता, कभी भी लाइट चली जाती है। तो फिर भी अब मैं समय ऐसा निकालूंगा कि मैं लाइव सेशन ले पाऊँ, और मैं पहले से ही प्री इंटीमेट कर दूंगा अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो। अदरवाइज रिकॉर्डेड तो है ही सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। SBP कवर्स पेमेंट टू। हाँ, अब ये शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब ये किसको पेमेंट कर रहे हैं हम? IPCC इंटर में तो हमने पढ़ा था कि ये हम एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय हमें सर्विसेज देता है, हम एम्प्लॉय को ऑफर देते हैं कि हम तुझे शेयर इशू करेंगे। और हमने IPCC में टेक्निकली देखा जाए तो इन 3 कैटेगरीज में से सिर्फ इक्विटी सेटल्ड पड़ा था, जबकि यहां पर हमें इंड AS 2 बताता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट एम्प्लॉय को भी हो सकता है अगेंस्ट द सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, या फिर शेयर बेस्ड पेमेंट अदर पार्टीज, सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी हो सकता है जिनसे हमने सर्विसेज अचीव की हैं, जिनसे हमने असेट्स ली हैं, जिनसे हमने गुड्स परचेज किए हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज। तो शेयर बेस्ड पेमेंट में दो लोगों को पेमेंट कवर होता है, एक एम्प्लॉइज को और दूसरा अदर्स, मतलब सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर गुड्स में असेट भी आ सकते हैं। मैंने मशीन परचेज किया, मैंने आपको शेयर इशू कर दिया। अगर हम शेयर बेस्ड पेमेंट में, अगर हम शेयर बेस्ड पेमेंट एम्प्लॉइज को करते हैं तो इंड AS 2 कहता है कि उसका जो मेजरमेंट अप्रोच होगा वो होगा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। देखो, एम्प्लॉय से आपको क्या मिल रहा है? सर्विसेज। और एम्प्लॉय को आप क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर, क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हो। तो एक शेयर बेस्ड पेमेंट जब आप एम्प्लॉय को करोगे तो जो आपको रिसीव हुआ है, मतलब एम्प्लॉय की सर्विस, आप उतने पे इस ट्रांजैक्शन को मेजर नहीं करोगे। आप मेजर करोगे पूरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो आप इक्विटी शेयर दे रहे हो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, उसकी फेयर वैल्यू, मतलब व्हाट यू आर गिविंग टू द एम्प्लॉय। जबकि इसी के उल्टा जब अदर्स की बात करते हैं, जहां हम सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहे हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रहे हैं, किसी से हम मशीन परचेज कर रहे हैं, असेट्स परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, जिसको हम शेयर्स दे रहे हैं या शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी सेटल भी हो सकता है, कैश सेटल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में इंड AS कहता है, ऐसे केस में इंड AS कहता है कि आपको जो मिला है, रिसीव हुआ है, आपको जो रिसीव हुआ है उसको प्रायोरिटी दे दो, आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, जबकि जो आप दे रहे हो, गिवन जो आप इक्विटी शेयर दे रहे हो, उसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखोगे। मतलब उसको मत देखो, आप फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देखो कि आपको क्या मिला है। तो मेजर्ड एट फर्स्ट प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपको रिसीव हुआ है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। हाँ, अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलायबल नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटर्मिनेबल नहीं है, तो ऐसे केस में फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, जो आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, आप उसका फेयर वैल्यू ले सकते हो। तो आप कैसे याद रखेंगे? एम्प्लॉय के केस में व्हाट यू आर गिविंग, और गुड्स एंड सर्विसेज अदर्स के केस में व्हाट यू आर रिसीविंग। ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। अच्छा, कॉमन बात यह है कि पूरा शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कितने पे मेजर होता है? फेयर वैल्यू पे। अब फेयर वैल्यू दो हो सकती है, फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड और फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। एम्प्लॉय के केस में ग्रांटेड, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड जो गया, और अदर्स के केस में फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड। ठीक है, ये दो बातें आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। अब अपन चलते हैं तीसरी बात पे जो इंपॉर्टेंट है, शेयर बेस्ड पेमेंट विथ और विदाउट वेस्टिंग कंडीशंस। अब आप बोलोगे सर ये वेस्टिंग कंडीशन क्या होती है? वेस्टिंग कंडीशन का मतलब कि मैं आपको शेयर्स दूंगा। अच्छा, वेस्टिंग कंडीशन जनरली एम्प्लॉइज के केस में आती है, सप्लायर्स के केस में वेस्टिंग कंडीशन जनरली नहीं आती, क्योंकि उनसे हम गुड्स एंड सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो उनको हम अलग से कंडीशन क्यों दें? तो यहां पर बात वेस्टिंग कंडीशन की जनरली आप एम्प्लॉय के सेंस में समझनी पड़ेगी आपको।
वेस्टिंग कंडीशन मतलब जब हम अपने एम्प्लॉय को ये ऑप्शन ग्रांट करते हैं, ग्रांट कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको बोल दिया कि तू शेयर ले ले, तू एलिजिबल हो गया। हम जब उसको बोलते हैं कि तू चाहे तो हमारी कंपनी में शेयर ले सकता है, पर उसके लिए तेरे को कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल तेरे को सर्विस देनी पड़ेगी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, तेरे को हमारे कुछ परफॉर्मेंस टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे, तो ही जाके अगर तूने ये टारगेट फुलफिल कर लिए, तूने ये कंडीशंस फुलफिल कर ली, उसके बाद ही तू एलिजिबल हो पाएगा इस शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए। तो वेस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है वो कंडीशन जिसके बेसिस पर एम्प्लॉय को आप एलिजिबल कर सकते हो शेयर बेस्ड पेमेंट रिसीव करने के लिए। अब विथ और विदाउट कंडीशन का फंडा क्या है? कभी कभार कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट, ईसॉप या ईएसपीपी, स्वेट इक्विटी शेयर जिसको बोलते हैं, या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान बोलते हैं, अनाउंस कर देती है एम्प्लॉइज के लिए, जबकि उनके लिए कोई कंडीशंस नहीं रखती है ना, प्री वेस्टिंग कंडीशंस उनके लिए कुछ नहीं होती। मान लीजिए कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर की मैनेजर पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, ये खुश होके कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने उसको कुछ शेयर्स दे दिए फ्री में या फिर कंसेशनल अमाउंट पे विदाउट एनी कंडीशन, तो उसको विदाउट वेस्टिंग कंडीशन बोलते हैं। अब यहां पर इंड एस कहता है कि देखो साहब, अगर कंडीशन ही नहीं डाली आपने कंडीशन नहीं डाली, इसका मतलब आपने उसको एलिजिबल कर दिया, आपने बोल दिया कि तू हमारे शेयर ले ले, फ्री में ले ले या फिर सस्ते में ले ले, 10 रुपए का शेयर 2 रुपए में ले ले तो 8 रुपए का नुकसान, व्हाटएवर। तो ऐसे केस में क्योंकि वेस्टिंग कंडीशन तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा खर्चा जो भी तुम्हें एक्सपेंस बुक करना है, एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली ऑन ग्रांट डेट, मतलब इस ट्रांजैक्शन में जितना भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर होगा वो तुम्हें इमीडिएटली बुक करना पड़ेगा जिस दिन तुमने उसको ग्रांट किया। इंटायर एक्सपेंस टू बी बुक्ड इमीडिएटली। हाउएवर विथ वेस्टिंग कंडीशन क्या है? विथ वेस्टिंग कंडीशन मतलब जहां तुम एम्प्लॉय को कुछ कंडीशंस बोल रहे हो कि वो पहले फुलफिल कर, उसके बाद ही हम तेरे को एलिजिबल करेंगे ईसॉप के लिए, मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए। ऐसे केस में क्या होता है, अगर कंडीशन 2 साल में कंप्लीट होगी तो आप पूरे के पूरे एक्सपेंस को 2 साल में अलोकेट करते हो, अगर कंडीशन 4 साल में कंप्लीट होगी तो 4 साल में आप अलोकेट करते हो, ठीक है। तो एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, अब यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि वेस्टिंग कंडीशन 2 टाइप की होती है, एक होती है सर्विस कंडीशन, एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशन। सर्विस कंडीशन जैसा मैंने आपको बोला कि कंपनी ने एम्प्लॉइज को बोला कि आपको मिनिमम 3 इयर्स का सर्विस पीरियड देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ईसॉप मिलेगा। परफॉर्मेंस कंडीशन मतलब जिसमें सर्विस कंडीशन तो होती है कि मतलब आपको सर्व तो करना ही पड़ेगा, बट सर्व करने के साथ साथ कंपनी उनको एडिशनल कुछ परफॉर्मेंस टारगेट्स देती है कि कंपनी का टर्नओवर 25% से इंक्रीज हो जाना चाहिए विद इन 2 इयर्स या विद इन 1 ईयर, कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो मिनिमम 10% इंक्रीज हो जाना चाहिए विद इन 2 इयर्स। तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टारगेट्स, ठीक है ना। तो इनको, अच्छा, परफॉर्मेंस कंडीशन भी 2 हिस्सों में दो अलग अलग हो सकती है, मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। नॉन मार्केट मतलब जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय उनको पूरा करने की क्षमता रख सकता है, मतलब एम्प्लॉय कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, विच आर डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। मार्केट कंडीशंस आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। आपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि तेरे को सर्विस तो 3 साल की देनी पड़ेगी, बट साथ ही साथ अगर कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी का जो कंपनी का जो कोटेड शेयर प्राइस है, अगर वो 500 रुपीज टच हो गया, आज वो 300 रुपीज है, अगर वो 500 टच हो गया विद इन 2 इयर्स, तो हम ये तेरे को शेयर दे देंगे। अब कंपनी का शेयर प्राइस 500 टच हो गया, इससे बेचारा एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसे, एम्प्लॉय परफॉर्म भी कर लेगा तो क्या होगा, तो यहां पर ये होता है मार्केट कंडीशन। इंड एस कहता है अगर सर्विस कंडीशन फुलफिल हो जाती है और अगर नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है ना, भले मार्केट कंडीशन फुलफिल नहीं भी होती, सी अगर हमने कोई ना कोई कंडीशंस रखी हैं, अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो हम आपको शेयर बेस्ड पेमेंट जो ग्रांट किया था वो नहीं देंगे। बट अगर मार्केट कंडीशन फुलफिल नहीं होती
नॉन मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाती है, सर्विस कंडीशन फुलफिल हो जाती है, आपको शेयर तो नहीं मिलेगा, बट हम एक्सपेंस जो बुक कर चुके ओवर द पीरियड हम उसको रिवर्स नहीं करेंगे पीएनडब्ल्यू में, वो एक्सपेंस पड़ा रहेगा। और जो आपने आज तक एसबीपी रिजर्व क्रिएट किया हुआ है या एसबीपी लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है, जनरली एसबीपी रिजर्व होता है क्योंकि ईसॉप देते हो आप, आपने जो रिजर्व क्रिएट किया है आप उसको जनरल रिजर्व में डाल दो। बट अगर मान लीजिए आपकी सर्विस कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, आपकी नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, अब तो मेजर कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं हुई जिसके ऊपर जो आप एक्चुअली आपके कंट्रोल में थी, तो ऐसे केस में जब सर्विस कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, नॉन मार्केट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ऐसे केस में व्हाटएवर एक्सपेंडिचर वी हैव रिकॉग्नाइज्ड इन आवर बुक्स, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने एंट्री क्या की होगी, हमने एंट्री की होगी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व या एसबीपी लाइबिलिटी। तो ये एक्सपेंस जो आपने पीएनएल में चार्ज किया होगा, वॉट एवर एक्सपेंस यू हैव रिकॉग्नाइज, आपको वो एक्सपेंस रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी एसबीपी रिजर्व या लाइबिलिटी टू पीएनएल। मतलब जो भी आज तक आपने क्रेडिट करते गए रिजर्व में, एसबीपी रिजर्व में, उसको क्रेडिट करके पीएनएल में ले जाना पड़ेगा। कब? जब सर्विस कंडीशन या नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन फुलफिल ना हो। इफ सर्विस कंडीशन, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशंस आर फुलफिल्ड, आर satisfied, but market based conditions are not satisfied, then no need to reverse the expense even though option is not vested. If service performance conditions are not satisfied, then option is not vested and expense to be reversed. तो ये जो है ना expense is to be reversed, ये उसकी एंट्री मैंने आपको करके बताई, ठीक है। और जब एक्सपेंस को रिवर्स नहीं करते ना, तो हम एंट्री करते हैं एसबीपी रिजर्व टू जनरल रिजर्व। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर क्या मैंने पीएनएल में डाला, क्या नहीं, जो भी एसबीपी रिजर्व था, ऑप्शन तो हम दे नहीं रहे, उसको ऑप्शन तो वेस्टेड हुआ नहीं, पर खर्चा रिवर्स करने की जरूरत नहीं। एक्सपेंस मतलब पीएनएल को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो रिजर्व आपका दिख रहा है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अब उसका किसी काम का नहीं, उसको फ्री रिजर्व मान लो, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स याद रखिएगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, अब ये सवाल उठता है कि जब भी हम शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो फेयर वैल्यू चाहिए। और हमने ये भी देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज के केस में फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और एम्प्लॉइज के केस में फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड को बेसिकली कंसीडर करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर हम एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जनरली ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एम्प्लॉइज, मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एम्प्लॉइज। तो आप एम्प्लॉइज पर बेस्ड है तो डेफिनेटली आपको फेयर वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की चाहिए होगी। अब ये फेयर वैल्यू किस दिन की चाहिए होगी, तो इक्विटी सेटल्ड जो शेयर बेस्ड पेमेंट है, मतलब जहां पर आपने अपने एम्प्लॉय को वादा किया है कि हम तो तेरे को 4 साल बाद इक्विटी शेयर देंगे, तू 4 साल में हमें सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन, वॉट एवर द वेस्टिंग कंडीशंस आर, तू फुलफिल करके दे दे। इफ द ऑप्शन इज वेस्टेड टू यू, वी विल गिव यू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी सेटल्ड है तो ऐसे केस में तुझे फेयर वैल्यू लेनी है एज ऑन ग्रांट डेट ओनली। मतलब तेरे को 4 साल में जो एक्सपेंस बुक करना है वो एक सिंगल फेयर वैल्यू जो कि ग्रांट डेट पर दी जाएगी, वो वाली फेयर वैल्यू के बेसिस पर हर साल की बैलेंस शीट डेट पर बुक करना है तेरे को एक्सपेंस। अब मान लो, अच्छा ये फेयर वैल्यू तेरे को क्वेश्चन में दी रहेगी, ग्रांट डेट पर फेयर वैल्यू 40 रुपए है, बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू 45 हो गई, तेरे को 45 से मतलब नहीं, तेरे को 40 रुपीज की फेयर वैल्यू चाहिए। सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू 47 हो गई, तेरे को उससे मतलब नहीं, तेरे को 40 रुपीज ग्रांट डेट की चाहिए। वॉट एवर द फेयर वैल्यू, फर्दर फेयर वैल्यू जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तुझे हमेशा ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेनी है इक्विटी सेटल्ड के केस में। पर अगर वहीं तू कैश सेटलमेंट करेगा तो सीधी सच्ची बात है, कैश सेटलमेंट तो तेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी है, मतलब कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश का आउटफ्लो होगा तो इसका मतलब आउटफ्लो आगे कैश का कितना होगा, सोच। अब कैश सेटल को बात को समझने की कोशिश करना, जो कैश सेटल्ड होते हैं ना उसमें ऑप्शन क्या दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि भाई तू 3 साल की वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल कर ले, उसके बाद जो भी मार्केट प्राइस होगी, उसके बाद जो भी मार्केट प्राइस होगी उसमें से एक्सरसाइज प्राइस, आज हम तेरे को एक
प्राइस बता देते हैं, एक्सरसाइज प्राइस बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्राइस हमने बता दिया 80 रुपीज। अगर मार्केट प्राइस 3 साल बाद 120 रही तो 120 माइनस एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए, हम तेरे को 40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अगर मार्केट प्राइस 200 रुपए रही तो हम तेरे को 120 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अगर मार्केट प्राइस 60 हो गई तो हम तेरे को पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं कि माइनस में तो तेरे से बल्कि उल्टा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली क्या होता है कि कैश ऑप्शन में, कैश सेटलमेंट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैश सेटल में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है, कैश सेटलमेंट सबसे बड़ी समस्या ये है कि कितना कैश एक्चुअली में सेटल होगा, इट इज नॉट नोन, इट इज फ्लक्चुएटिंग। तो इसीलिए यहां पर इंडेस कहता है कि कैश सेटल में टेक फेयर वैल्यू एज ऑन एवरी बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। यहां पर फेयर वैल्यू 40 रुपीज थी, यहां फेयर वैल्यू 45 हो गई, यहां फेयर वैल्यू 48 हो गई, यहां फेयर वैल्यू 53 हो गई। तो जब आप फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस बुक करोगे तो 45 के हिसाब से बुक करोगे। सर व्हाट अबाउट 40? कुछ नहीं होगा इसका, क्योंकि ईयर के बिगिनिंग में एक्सपेंस बुक नहीं होता। पहला फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस यहां बुक होगा, सेकंड ईयर का एक्सपेंस यहां बुक होगा, थर्ड ईयर का एक्सपेंस यहां बुक होगा। जब आप सेकंड ईयर का एक्सपेंस बुक करोगे तो यू हैव टू टेक 48। जब आप थर्ड ईयर का एक्सपेंस बुक करोगे तो यू हैव टू टेक 53। जब आप सेकंड ईयर पे खड़े हो तो आपको थोड़ी पता कि अगले साल 53 होने वाली है, तो आप 48 को कंसीडर करोगे, बट अगले साल आपकी 53 हो जाएगी तो आप 53 को कंसीडर करोगे। ठीक है, क्लियर बेटा? ओके, क्लियर बेटा? अच्छा सर, क्या बताया था आपने, एंट्री क्या होती है एम्प्लॉय एक्सपेंस में? एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व या एसबीपी लाइबिलिटी। अगर एसबीपी लाइबिलिटी है मतलब कैश सेटलमेंट है, कैश सेटलमेंट है तो आप इसको नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी के में जाके हेड में डाल दोगे। पर अगर एसबीपी रिजर्व है तो आप इसको अदर इक्विटी में डालोगे। अदर इक्विटी समझते हो, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। पर रिजर्व एंड सरप्लस, अदर इक्विटी का जो पूरा एक फॉर्मेट है उसमें सेपरेट दिखेगा आपका एसबीपी रिजर्व। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब ये जितना भी हमने किया, शेयर बेस्ड पेमेंट हमने अभी जितना भी किया, इतना तो आपको बेसिक्स तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़े से हायर वर्जन पे। आपको याद होगा मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि शेयर बेस्ड पेमेंट 3 टाइप के होते हैं, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड और इक्विटी ऑप्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव। हम अब उसी की अकाउंटिंग समझने वाले हैं, इक्विटी ऑप्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव। ये विथ कैश ऑल्टरनेटिव की अकाउंटिंग कैसे होती है, क्योंकि यहां तो इक्विटी ऑप्शन भी दिया है पर उसमें कैश का भी ऑल्टरनेटिव दिया। तो एक्चुअली यहां पर अकाउंटिंग हमें इक्विटी मानते हुए करनी चाहिए कि लायबिलिटी मानते हुए करनी चाहिए, या दोनों का मिक्स करके करनी चाहिए। इसके लिए आप ध्यान से देखिए, ये कुछ 5 स्टेप्स आपको मैंने यहां पर लिखवाई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये पांचों के पांचों स्टेप्स विथ एग्जांपल आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। स्टेप नंबर 1, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑप्शन आपको निकालनी है। कैसे? नंबर ऑफ इक्विटी ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू फॉर इक्विटी। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, आपने बोला अपने एम्प्लॉय को कि मैं तेरे को इक्विटी दूंगा, इक्विटी शेयर दूंगा 1000, ठीक है ना। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑप्शन मान ले है 30 रुपीज, और या तो मैं तेरे को कैश दूंगा ऑन 900 शेयर्स, मैं तेरे को 900 शेयर्स पर कैश दूंगा। अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू करूं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो मान लीजिए इसकी फेयर वैल्यू 31 रुपीज आई, ठीक है ना। इसको 900 भी मत करिए, 800 करिए और इसको 32 कर दिए। अच्छा, ये ग्रांट डेट पर है और ये भी ग्रांट डेट पर है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि फेयर वैल्यू इक्विटी सेटल्ड में हमेशा ग्रांट डेट पर ली जाती है, जबकि कैश सेटल में आप
कि फेयर वैल्यू बार बार बदल सकती है। तो मान लीजिए ये फेयर वैल्यू तो ग्रांट डेट पर है, पर मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एंड में ये फेयर वैल्यू हो जाती है 34 और सेकेंड ईयर के एंड में ये फेयर वैल्यू हो जाती है 36। मान लो 2 ही साल है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है स्टेप नंबर 1। आप स्टेप नंबर 1 जब सॉल्व करोगे तो ये मानते हुए सॉल्व करो कि कैश सेटलमेंट होने ही नहीं वाला है, पूरा सेटलमेंट इक्विटी में होने वाला है। तो आप निकालोगे स्टेप 1, तो स्टेप 1 आपका निकलेगा 1000 इंटू 30, मतलब 30,000 रुपीज आपकी आ गई फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑप्शन। अब आप निकालोगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बल्कि उल्टा आप सोचोगे टोटल फेयर वैल्यू ऑफ कैश ऑप्शन। स्टेप नंबर 1 में आप सोच रहे थे कि कैश ऑप्शन कुछ है ही नहीं, स्टेप नंबर 2 में आप सोचोगे कि इक्विटी ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ये तो कैश ऑप्शन ही है। तो स्टेप नंबर 2 कैश ऑप्शन कितना है 800 का, और उसकी ग्रांट डेट पर फेयर वैल्यू कितनी है 32। अभी तो हम ग्रांट डेट पर ही वर्किंग कर रहे हैं, तो 800 इंटू 32 मतलब 25,600। ये हो गया आपका स्टेप 2। अब ऐसा नहीं कि मैं 30,000 से एसबीपी रिजर्व भी क्रिएट करूंगा 2 सालों में और 25,600 से लाइबिलिटी भी क्रिएट करूंगी, तो डबल हो गया ना। डबल एक्सपेंस बुक नहीं करना है, क्योंकि डेबिट तो आपका एक्सपेंस ही करना पड़ेगा। एक क्रेडिट आप रिजर्व को दोगे, एक क्रेडिट आप लाइबिलिटी को दोगे, पर डेबिट तो आप कॉमनली दोगे ना एक्सपेंस को, एम्प्लॉय कॉम्पोजिशन एक्सपेंस। डबल एक्सपेंस बुक नहीं कर सकते। क्या करेंगे, स्टेप 3 पे आइए। स्टेप 3 कहता है रिकॉग्नाइज एसबीपी रिजर्व बाय डिफरेंस ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ओवर द वेस्टिंग पीरियड। अब क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस है उसको बोलेंगे स्टेप 3। 4400, ये 4400 एक्चुअली मेरा बन जाएगा एसबीपी रिजर्व, और इसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा ओवर वेस्टिंग पीरियड दैट इज 2 इयर्स। मतलब फर्स्ट ईयर में 2200 और सेकेंड ईयर में 2200 बुक करूंगा। क्या एंट्री करूंगा, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, और पेंडल में जाएगा, फिर सेकेंड ईयर में भी सेम एंट्री, ठीक है ना। ये मैं बुक करूंगा। ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि भाई मेरा मैक्सिमम खर्चा 30,000 होगा, उसमें से मैं 4400 तो एसबीपी रिजर्व में बुक कर रहा हूं। अब जो रिमेनिंग 25,600 हो गया, देखो उसको क्या बोल रहा है। स्टेप 4 रिकॉग्नाइज एसबीपी लाइबिलिटी इक्वल टू स्टेप 2, स्टेप 2 के बराबर मतलब 25,600, एंड मेजर इट एटलीस्ट फेयर वैल्यू एट लेटेस्ट फेयर वैल्यू ऑन एवरी बैलेंस शीट डेट। मतलब अब आप ये बोलोगे भैया मैं 25,600 को हर बैलेंस शीट डेट पर मेजर करूंगा। आज तो ग्रांट डेट पर 25,600 है, मैं ये चेक करूंगा कि फर्स्ट बैलेंस शीट डेट पर और सेकंड बैलेंस शीट डेट में इसकी वैल्यू बदल तो नहीं गई। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 फर्स्ट बैलेंस शीट डेट पे आए तो हमने बोला यार 800 की वैल्यू तो अब 34 रुपए हो गई, तो कोई बात नहीं, तो 800 इंटू 34, तो ये हो गया 27,200। 27,200 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 साल है टोटल मिला के। तो मैं पहले साल कितना एक्सपेंस बुक करूंगा 13,600। मैं फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस बुक करूंगा 13,600, मतलब एंट्री होगी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू एसबीपी लाइबिलिटी। फिर सेकेंड ईयर मैं एंट्री करूंगा, मैं पहले कैलकुलेशन करूंगा 800 इंटू 36, कितना हो गया 800 इंटू 36, मतलब ये 28,800 हो गया। 28,800 में से मैंने कितना प्रीवियसली बुक किया था 13,600 बुक किया था, 13,600 मैंने बुक कर लिया, कितना बचा 15,200। 15,200 में एक्सपेंस ये वाली एंट्री पास कर लूंगा। इसका मतलब अभी तक टिल डेट मेरा एसबीपी लाइबिलिटी ओवरऑल 28,800 2 साल के एंड में खड़ा हो जाएगा। मेरी 4 स्टेप्स हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या है। मैंने एसबीपी रिजर्व भी क्रिएट कर लिया ओवर द वेस्टिंग पीरियड, एसबीपी लाइबिलिटी भी क्रिएट कर लिया ओवर द वेस्टिंग पीरियड। स्टेप नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब अब हम लास्ट जब पूरा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया 2 साल बाद, हम अपने एम्प्लॉय से पूछेंगे क्या चाहिए तेरे को। एम्प्लॉय बोलेगा मुझे कैश चाहिए। अच्छा तेरे को कैश चाहिए, वाह यार बहुत बढ़िया, तेरे को कैश चाहिए, चल तू कैश ले ले। कितना कैश ले ले 28,800 तो मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूं 36 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना, तू भाई ले ले। एंट्री होगी एसबीपी लाइबिलिटी टू कैश 28,800। 28,800 सर जरूरी है क्या मैं 36 रुपए का ही पेमेंट करूंगा? 36 का पेमेंट करूंगा तो 28,800। अगर मैं 37 का पेमेंट करूंगा, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज करे करे वैल्यू और बढ़ गई, तो मान लो मैं 37 का पेमेंट करूंगा तो 1 रुपए मैं एक्स्ट्रा पीएनएल बुक करूंगा, व्हाटएवर, उसमें कोई मैं ज्यादा उलझाना नहीं चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो मैं तेरे को लाइबिलिटी से पेमेंट कर दूंगा, एसबीपी लाइबिलिटी खत्म।
एसबीपी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, मैंने तेरे को कैश दे दिया, तू अपने घर में अपने घर पर, वो एसबीपी रिजर्व जो 4400 का क्रिएट किया था उसका क्या, उसको जनरल रिजर्व में डाल दो, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली एसबीपी रिजर्व शैल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एसबीपी लाइबिलिटी शैल बी डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज करते वक्त अगर कोई डिफरेंस आए वो आप पी एंड एल में चार्ज करोगे, डिफरेंस इन पी एंड एल, इफ एनी, लिख दिया मैंने, ठीक है ना। एम्प्लॉय ने बोला यार नहीं 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 नहीं, मुझे 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 कैश नहीं चाहिए, मुझे इक्विटी चाहिए। अरे यार तेरे को इक्विटी चाहिए, इक्विटी के लिए तो मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ एसबीपी रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 4400 का क्रिएट किया है, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, काय की क्या दिक्कत है, अपने पास जो एसबीपी लाइबिलिटी पड़ी हुई है ना, जो अपने पास एसबीपी लाइबिलिटी पड़ी है ना 28800 की, दो बार बुक करके, उस एसबीपी लाइबिलिटी को एसबीपी रिजर्व में बुक कर दो, 28800 इधर ले जाओ। आई मेरी बात समझ में। अब एसबीपी रिजर्व तेरा 28800 प्लस तेरा 4400, मतलब 28800 प्लस 4400, तेरे पास 33200 का एसबीपी रिजर्व हो गया है, और तू उसको शेयर इशू कर ले, शेयर इशू करने की एंट्री क्या करेगा, एसबीपी रिजर्व डेबिट कर लेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर कुछ एक्सरसाइज प्राइस था तो तू बैंक अकाउंट भी डेबिट कर लेगा। तो एसबीपी लाइबिलिटी शैल बी ट्रांसफर टू एसबीपी रिजर्व एंड शेयर्स आर टू बी इशूड, सिंपली। तो अगर उसको इक्विटी चाहिए तो लाइबिलिटी को एसबीपी रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, अगर उसको कैश चाहिए तो लाइबिलिटी को सेटल कर दो और एसबीपी रिजर्व को जनरल रिजर्व में लेके जाओ। है ना मस्त क्वेश्चन, मस्त चीज। चलो नाउ 6th पॉइंट, मॉडिफिकेशंस और रीप्राइसिंग। दो बॉटल रखता हूं मैं, मेरी बीवी मेरा बहुत ध्यान रखती है। रीप्राइसिंग, मॉडिफिकेशन। ओके, रीप्राइसिंग मॉडिफिकेशन ये क्या है सर? रीप्राइसिंग मॉडिफिकेशन मतलब मान लीजिए ओवर द वेस्टिंग पीरियड बीच में कहीं पे भी एंटिटी ने इंप्लॉय के लिए उसी ऑफर को और इंटरेस्टिंग बना लिया। पहले इंप्लॉय को हमने बोला था कि हम आपको ये शेयर 30 रुपीज में इशू करेंगे, आगे चल के मार्केट प्राइस कितनी भी हो जाती है, हमारा अंदाजा है कि मार्केट प्राइस आगे चल के अच्छी खासी हो जाएगी, बट कुछ टाइम बाद कंपनी की थोड़ी कंडीशन, मतलब कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस अच्छी नहीं रही, तो ये ऑफर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था एम्प्लॉइज को, ठीक है ना। तो हुआ क्या, एक्चुअली ओरिजिनल फेयर वैल्यू, ओरिजिनली हमने एक्सरसाइज प्राइस जो बोली थी वो बोली थी 30 रुपीज, उसके हिसाब से जो ओरिजिनल फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट जो हुई थी वो हुई थी मान लो 12 रुपए। बाय द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद हुआ क्या कि ये ऑफर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगने लगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर गिरने लगी, तो कंपनी ने सोचा अरे यार करने लग रही है, एम्प्लॉय को ये ऑप्शन तो अच्छा लगेगा नहीं, एक काम करते हैं हम उसको और इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। कंपनी ने बोला कि आप एक काम करिए, एक्सरसाइज प्राइस 30 भूल जाइए, एक्सरसाइज प्राइस हम आपको इशू करेंगे 18 रुपीज पे। अब ये ऑफर वापस से इंटरेस्टिंग हो गया। अगर मैंने ये ऑफर को इंटरेस्टिंग कर दिया तो मैं उसको बोलूंगा रीप्राइसिंग या मॉडिफिकेशन विच इज कॉल्ड बेनिफिट इन फेवर ऑफ एम्प्लॉइज और सप्लायर्स। मतलब मैंने सामने वाली काउंटर पार्टी को बेनिफिट दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने सामने वाली काउंटर पार्टी को मैंने बेनिफिट देने की कोशिश की। ऐसे केस में क्या होता है, सीधी सच्ची बात है बेटा, यहां पर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आप इनवर्स नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आप एक्सरसाइज प्राइस को घटाओगे मतलब आप ऑफर को और अच्छा इंटरेस्टिंग कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। अगर आप बात को मेरी समझेगा, अगर आप एक्सरसाइज प्राइस को घटा रहे हो तो आप ऑफर को और इंटरेस्टिंग कर रहे हो। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहां पर फेयर वैल्यू था एक्चुअली 12 रुपए, बेस्ड ऑन एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपीज। मैंने आपको यह बोला था कि इक्विटी सेटल्ड में फेयर वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते, फेयर वैल्यू वही की वही रहेगी। अकाउंटिंग आप हमेशा फेयर वैल्यू 12 रुपए के हिसाब से करोगे। बट बाय द पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए यहां पर मतलब 30 सितंबर को कंपनी के शेयर प्राइस बहुत गिर गए, नीचे गिर गए।
तो इसलिए कंपनी ने एक्सरसाइज प्राइस को भी 18 रुपए कर दिया। इसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन डेट। क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन डेट। अब जब तक कंपनी ने इसको मॉडिफाई नहीं किया था, मार्केट प्राइस तो मार्केट में गिर गई थी। बेस्ड ऑन दिस मार्केट, गिरी हुई मार्केट प्राइस, टेक्निकली देखा जाए तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बहुत ही कम हो गया, मान लीजिए 4 रुपए पर आ गया। ये जो फेयर वैल्यू यहां पर हमने 12 रुपए निकाला था बेस्ड ऑन 30 रुपीज एक्सरसाइज प्राइस, बेस्ड ऑन अच्छी खासी मार्केट प्राइस हेयर, ये फेयर वैल्यू यहां पर 12 रुपए था। यहां पर क्योंकि कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस गिर गई तो फेयर वैल्यू हो गया 4 रुपए। ये 4 रुपए से हमें वैसे देखा जाए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग तो हम हमेशा 12 रुपए के हिसाब से करेंगे, पर कंपनी ने कर दिया यहां पर मॉडिफिकेशन कंपनी ने किया, तो कंपनी ने मॉडिफिकेशन के जरिए एक्सरसाइज प्राइस को 18 रुपए कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जैसे ही कंपनी ने इस ऑफर को अट्रैक्टिव बना लिया, थोड़ी सी फेयर वैल्यू बढ़ गई, थोड़ा सा रिकवर हो गया, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बढ़ के 7 रुपीज हो गई, थोड़ा सा राहत मिलेगी, चलो ठीक है फेयर वैल्यू बढ़ गई, सही बात है, इस ऑप्शन को अट्रैक्टिव करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो गई 7 रुपए। अब आपको करना क्या है? मॉडिफिकेशन और रीप्राइसिंग वाले क्वेश्चन में आपको गोल्डन रूल 2 याद रखने। पहला, जो ओरिजिनल फेयर वैल्यू था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके बेसिस पर आप ओरिजिनल एक्सपेंसेस को कंटिन्यूअसली बुक करते हुए चलोगे, उसको नहीं छेड़ोगे, उसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बुक करते हुए चलोगे, उसको नहीं छेड़ोगे। डोंट एट ऑल touch or disturb that original expenditure to be recognized. Now you have to recognize additional expenditure equal to 3 rupees. मतलब 7 रुपए फेयर वैल्यू ऑन मॉडिफिकेशन डेट आफ्टर मॉडिफिकेशन एंड 4 रुपए फेयर वैल्यू ऑन मॉडिफिकेशन डेट बिफोर मॉडिफिकेशन। मतलब ऑन मॉडिफिकेशन डेट, मॉडिफिकेशन करने से पहले की फेयर वैल्यू, मॉडिफिकेशन करने के बाद की फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है, मतलब 3 रुपए, उस 3 रुपए से आप एडिशनल एक्सपेंस बुक करोगे। कितने पीरियड में? जिस दिन आपने मॉडिफिकेशन किया वहां से लेकर एंड तक। मतलब अगर हम यहां अपने एग्जांपल में बात करें तो 1.5 इयर्स में। कुछ बच्चे यहां पर डाउट पूछते हैं कि सर अगर ये नेगेटिव आई तो, मतलब मान लीजिए 7 रुपए की जगह अगर 3 रुपए हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये इनप्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप जब ऑफर को अट्रैक्टिव करोगे तो फेयर वैल्यू बढ़ेगी। फिर भी अगर ये नेगेटिव हो गई तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आपका ओरिजिनल खर्चा तो बुक होता हुआ चलेगा। तो कुल मिला के एडिशनल एक्सपेंस आप बुक करते हो। तो मॉडिफिकेशन में क्या लिखा है? recognize additional expense for remaining vesting period equal to difference between fair value as on modification date with modification minus fair value as on modification date without modification। आपको बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर बेटा? बट आप ओरिजिनल एक्सपेंस को टच नहीं करोगे, ओरिजिनल एक्सपेंस कंटिन्यू होता रहेगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ओरिजिनल एक्सपेंस बेस्ड ऑन ओरिजिनल फेयर वैल्यू shall be recognized continuously। ठीक है ना? सो ये हो गया आपका रीप्राइसिंग मॉडिफिकेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंसिलेशन ऑफ एसबीपी ऑप्शन। यहां क्या था? हम अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन को अट्रैक्टिव कर रहे हैं। यहां क्या है? कैंसिलेशन ऑफ एसबीपी ऑप्शन, मतलब एम्प्लॉय की हालत खराब हो चुकी है, एम्प्लॉय की हालत टाइट हो चुकी है। अर्लियर एम्प्लॉयर एंटिटी जिसने ऑफर दिया था, जिसने ऑप्शन ग्रांट किया था, बिकॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ कोविड-19 कंपनी की हालत टाइट हो चुकी है। नाउ कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू इशू न्यू शेयर्स और नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड कैश सेटलमेंट ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज। कंपनी इस ऑप्शन को कैंसिल कर रही है। जब ये ऑप्शन कैंसिल होता है तो 2 तरीके से कैंसिल हो सकता है। विदाउट सेटलमेंट मतलब साला तुम्हें कुछ नहीं देंगे, कैंसिल कर रहे हैं, ऐसी की तैसी कंपनी से जाना है जाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पे करेंगे, मतलब कोई कॉम्पनसेशन नहीं। और विथ सेटलमेंट मतलब हम तुम्हें कॉम्पनसेशन दे देंगे, यार हमसे ना हो पाएगा। मतलब ऐसा सोचो कि मान लीजिए 3 साल का ऑफर था, 3 साल को ना करके मैं 4 साल कर देता हूं, पहला साल, दूसरा साल, ऐसा करके 3 साल थे, पर सेकेंड ईयर के एंड में ही हमने ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, ऑप्शन को कर दिया कैंसिल। अब कंपनी ने अपनी मर्जी से कैंसिल किया है ना, सुनना ध्यान से क्या होगा।
इंडियस कहता है कि अगर कंपनी यहां पर कैंसिल करती है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ऑप्शन बिकम्स वेस्टेड। अज्यूम कर लो कि ऑप्शन यहीं पर वेस्ट हो गया, जो ऑप्शन यहां पर वेस्ट होना चाहिए था वो यहीं पर हो गया। अब क्योंकि ऑप्शन बिकम वेस्टेड हेयर ओनली, तो जो भी खर्चा फ्यूचर में बुक हो जाना चाहिए था अब वो पूरा का पूरा अब यहीं पर हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, समझो बात को। आपने फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस बुक किया होगा नॉर्मली, आपने सेकंड ईयर में एक्सपेंस बुक किया होगा नॉर्मली, सेकंड ईयर के एंड में आपने ऑप्शन कर दिया कैंसिल। कोई बात नहीं, whenever you have cancelled the option, assume the option becomes wasted for the time being। assume करो सर वेस्टेड कैसे हुआ, हमने तो कैंसिल कर दिया ना। अरे दे कौन रहा है उनको कुछ भी, छोड़ो उसको छोड़ो। मान लो कि ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिया, ऑप्शन सॉरी वेस्टेड हो गया। ऑप्शन जैसे ही वेस्टेड हो गया तो जो खर्चा फ्यूचर में बुक होने वाला था अब वो भी खर्चा यही बुक होगा। इसका मतलब पूरा का पूरा एक्सपेंस बुक करने का आपने क्या किया, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, मैं इक्विटी सेटल मान रहा हूं, तो आपने पूरा का पूरा यहां पर बुक कर लिया। सोचो जो खर्चा 4 साल में बुक होने वाला था वो सेकंड ईयर के एंड में पूरा पूरा बुक हो गया। तो अब आपके सामने क्या पड़ा है, एसबीपी रिजर्व। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिएगा। अगर विदाउट सेटलमेंट है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एसबीपी रिजर्व आपका जनरल रिजर्व में चला जाएगा, खत्म। जैसा हमने इक्विटी सेटलमेंट विद कैश अल्टरनेटिव में किया था ना, कि अगर तेरे को कैश चाहिए तो जो एसबीपी रिजर्व हमने बनाया था उसका कोई उपयोग नहीं है, वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। इन द सेम केस विदाउट सेटलमेंट में यही करेंगे। आप सबसे पहले ये ट्रीट करोगे कि ऑप्शन बिकम्स वेस्टेड ऑन द कैंसिलेशन डेट, बुक द एक्सपेंस। तो पहली स्टेप यही है, रिकॉग्नाइज द होल एक्सपेंस इमीडिएटली फॉर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। क्या करोगे, अज्यूमिंग option is wasted immediately on cancellation date। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई? चलो स्टेप 2, कैलकुलेट द कॉम्पनसेशन। स्टेप 2 में कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि विद सेटलमेंट है। मैं तो बोलता हूं अगर विदाउट सेटलमेंट है तो क्या करोगे, ये स्टेप 2 आपकी और स्टेप 3 आपकी लगेगी नहीं। विदाउट सेटलमेंट के केस में आप पूरा का पूरा एसबीपी रिजर्व को जनरल रिजर्व में डाल देना। बट इंपॉर्टेंट क्या है, विद सेटलमेंट। अगर आप सेटलमेंट करोगे मतलब उनको कुछ कॉम्पनसेशन दोगे, तो आप कॉम्पनसेशन कैलकुलेट कर लो। अब आप कॉम्पनसेशन तो कैश में दोगे, मतलब वो होगा आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो कैलकुलेट द कॉम्पनसेशन दैट शुड बी पेड, दैट इज टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन। अब कॉम्पनसेशन होगा कितना, सीधी सच्ची बात है, जिस दिन आपने कैंसिलेशन किया है उस दिन क्या फेयर वैल्यू चल रही थी, उस दिन के हिसाब से आप कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करो। कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करके उसको बुक करोगे। कैसे बुक करोगे, एंट्री क्या करोगे, एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉम्पनसेशन पेबल। यहां पर बच्चे पूछते हैं सर एक्सपेंस डेबिट होगा ना, नहीं बेटा, एक्सपेंस तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, डबल एक्सपेंस थोड़ी डेबिट करेंगे। हमने तो पूरे 4 साल का एक्सपेंस यहीं पर डेबिट कर लिया, अब तू साला फिर से एक्सपेंस डेबिट करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, जो तूने यहां पर एसबीपी रिजर्व बुक किया था ना, उसी एसबीपी रिजर्व को रिवर्स करके लायबिलिटी क्रिएट कर ले। अरे कुछ नहीं है, जो वही अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये वाला स्टेप 1 2 3 4 5 वाली, कि अगर कैश में सेटलमेंट करेंगे तो एसबीपी रिजर्व को जनरल रिजर्व में डालो और उधर से फाइनेंशियल लायबिलिटी सेटल कर दो। ठीक है ना, उसी टाइप से है यहां पर कि भैया तू अब कॉम्पनसेशन जो बुक करेगा वो एसबीपी रिजर्व के थ्रू बुक करेगा। समझ में आई बात की नहीं? मान ले तेरा यहां पर टोटल एसबीपी रिजर्व 4 साल का, पहले साल, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का सब मिला के, थर्ड फोर्थ ईयर का तो तूने सेकंड ईयर में ही कर दिया, सब मिला के मान ले 300 करोड़ हो गया। और मान ले तूने यहां पर कॉम्पनसेशन बुक किया 230 करोड़, तो इसका मतलब तूने एसबीपी रिजर्व से कॉम्पनसेशन एसबीपी रिजर्व डेबिट कर लिया, कॉम्पनसेशन में क्रेडिट कर लिया 230 करोड़, तूने लायबिलिटी बुक कर ली। नाउ आउट ऑफ 300 करोड़ 230 हैज बीन रिवर्स्ड। Now remaining 70 crores shall be transferred to general reserve. Remaining SBP reserve shall be transferred to general reserve. आई मेरी बात समझ में? चलो भैया तेरा SBP रिजर्व खत्म हो गया, अब यहां पर तेरा कॉम्पनसेशन पेबल कितना है, 230 कॉम्पनसेशन को पे कर दे की एंट्री क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर तू कॉम्पनसेशन 230 की जगह 240 पे कर रहा है तो बाकी का डिफरेंस कहां जाएगा, P&L में। सिंपल सी बात है। सर क्यों, जब निकाला ही हमने 230 तो 240 क्यों पे करेंगे? निकाला हमने 230 बेस्ड ऑन द करंट फेयर वैल्यू। हो सकता है हम उनको पेमेंट कर रहे हैं ज्यादा, हो सकता है पेमेंट कर रहे हो कम, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट भी कंप्लीट हो गया। शेयर बेस्ड पेमेंट का भी
chart revision done. Done. In this 21st lecture we have covered Ind AS 102 share based payment. I hope आपको share based payment अच्छे से clear हुआ होगा. अगले लेक्चर्स में मुलाकात करेंगे. अभी के लिए इतना ही. गुड नाइट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. जय माता दी. शब्बा खैर. सी यू सून.